नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का ये चौथा टेस्ट है और इसमें हम जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, असम के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप आईआर पढ़ते हैं और मेंस में आपको बिहार पीसीएस का जो मेंस होगा उसमें तो आईआर पढ़ना ही है। भारत बांग्लादेश रिश्ते के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कनेक्टिविटी एक ऑप्शन आता है, ठीक है। और कनेक्टिविटी में हमारे देश और बांग्लादेश के बीच में अभी 2 ट्रेन पहले से चल रही हैं जिनका नाम है मैत्री और बंधन, ठीक है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक और ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया गया है। वो कौन सी ट्रेन है? ये जो ट्रेन है वो न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच यहाँ पर इसका संचालन शुरू हुआ। उसका नाम क्या है? रमला, अर्जुना, भगवती या मिताली? उसका क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, 2019 से 2021 के बीच खेले गए पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किस खिलाड़ी को चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किस खिलाड़ी को चुना गया? केन विलियमसन को। किसको? केन विलियमसन को। क्लियर। नेक्स्ट, गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक, ठीक है, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? उस फिल्म का नाम क्या है? नोमैड लैंड, सॉरी, इनटू द डार्कनेस। क्या नाम है फिल्म का? इनटू द डार्कनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला जिसे हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर कृति के करंत। क्या नाम है? डॉक्टर कृति के करंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की वह पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह है भारतीय मूल की, ध्यान रखना। मुल्क, ये भारतीय मूल और भारतीय नागरिक में क्या डिफरेंस होता है? ये जो भारतीय मूल के लोग होते हैं इनके माता या पिता में से क्या होते हैं, कोई ना कोई भारतीय कभी हुआ करते थे। लेकिन आज क्या है, ये लोग सपोज़ कोई व्यक्ति एक्स है और एक्स व्यक्ति के जो माता या पिता थे वो कभी भारतीय थे और ये भारतीय क्या हो गए, ये चले गए कभी दूसरे देश में शिफ्ट हो गए। जब वहाँ पर इनके बच्चे पैदा हुए तो उनको नागरिकता उस देश की मिल गई, ठीक है। तो उस देश की मिल गई मतलब फिर भले ही वो नागरिक, ये जो एक्स पर्सन है ये उस देश का नागरिक है, लेकिन इसके माता या पिता में से कोई एक या दोनों ये कहाँ के थे? भारत के। तो ये जो एक्स पर्सन है ये क्या कहलाएगा? ये भारतीय मूल का व्यक्ति है, ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ध्यान रखना, ये इंडियन होते हैं लेकिन ये नॉन रेजिडेंट, मतलब ये भारत में नहीं रहते, ये जॉब के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से ये बाहर रहते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एनआरआई, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है भारतीय मूल की वह पत्रकार जिन्हें 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मेघा राजगोपालन। क्या नाम है? मेघा राजगोपालन, ठीक है। नेक्स्ट, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो यहाँ पर पैरालंपिक की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? पहले जो है एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया था, लेकिन ये जो है किसी एक व्यक्ति को कोविड हो गया था तो ये उनके कांटेक्ट में थे। तो जिस दिन ध्वजवाहक ये जो होना था शुरुआत, उस दिन क्या हुआ कि इनको क्वारंटाइन रखा गया। जब क्वारंटाइन रखा गया तो एक नए व्यक्ति को ध्वजवाहक चुना गया, उनका नाम क्या है? टेकचंद। क्या नाम है उनका? टेकचंद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजलिस में प्रदान किए गए 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो इस बार का जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किस फिल्म को मिला? नोमैड लैंड, ठीक है, नोमैड लैंड। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहा। 2021-22 में इसके जीडीपी का कितना परसेंट होने का अनुमान है? देखिए ये जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, इसको तो आपको एग्ज़ाम से पहले देखना पड़ेगा। ये सेंटर का डेटा है, केंद्र का। इसी तरीके से आपको स्टेट का, जो बिहार का होगा डेटा, उसे भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो
जो यहाँ पर 2021-22 का वो डेटा है वो कितना अनुमान रखा गया है राजकोषीय घाटा हमारी जीडीपी का 6.8%। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी देखिए कोई एक निश्चित ईयर ले लिया जाता है, किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अब एक चीज़ समझना, इसका मतलब मैंने क्या कहा कि किसी एक देश के भीतर, यहाँ पर बाउंड्री को ध्यान में रखना है। मान लो हमारे जो नागरिक हैं वो दूसरे देश में काम करते हैं, ठीक है, वहाँ से वो पैसा क्या कर रहे हैं? भारत भेज रहे हैं। तो क्या ये हमारी जीडीपी में आएगा? नहीं, ये हमारी जीडीपी का पार्ट नहीं है। हमारे देश की बाउंड्री के भीतर प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है, चाहे वस्तु हो या सेवा हो। इस बाउंड्री को ध्यान में रखना है। इस बाउंड्री के बाहर जो भी हमारे देश के नागरिक पैसा कमा करके हमारे देश में भेज रहे हैं वो जीडीपी का नहीं बल्कि जीएनपी का भाग है, ठीक है। हमारे देश के भीतर कोई विदेशी कंपनी है, वो पैसा कमा रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो हाँ वो जीडीपी का पार्ट माना जाएगा। अब एक चीज़ और समझना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देश, यहाँ पर अमेरिका है, यूएसए है और यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। इंडिया के नागरिक यूएसए में काम करते हैं और वो पैसा हमारे देश में भेज रहे हैं, तो क्या वो जीडीपी का पार्ट होगा? नहीं। क्यों? हमारे देश के जो नागरिक यूएसए में काम करते हैं वो जीएनपी का पार्ट होगा हमारे लिए, लेकिन अमेरिका की क्या है? अमेरिका की जीडीपी का हिस्सा है, क्योंकि ये वहाँ की बाउंड्री में रह करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। और मान लीजिए अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में रहता है, तो भारत में वो प्रोडक्शन करता है, तो इसका मतलब वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट है लेकिन अमेरिका की जीएनपी का भाग है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है 2021-22 में, ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर 2022 से 26 के लिए है, ठीक है, यहाँ पर 2025-26 लिखा है, गलत हो गया, के बीच राज्यों को 2021 से 26, ठीक, 2021 से 26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना % हिस्सा देने की सिफारिश किया है। आपको पता है कि आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। जो 15वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त आयोग के कई काम हैं, जिसमें से एक मुख्य काम ये है कि उसे ये रिपोर्ट सरकार को बताना होता है, सिफारिश करना होता है कि जो केंद्र के पास टैक्स आता है, मतलब जो जिसको डिवाइड करना ज़रूरी होता है, उस टैक्स में राज्यों को कितना पैसा दिया जाए, ठीक है, और राज्यों को दिया जाए तो हर राज्य को कितना कितना पैसा दिया जाए, ये डिसाइड करना किसका काम होता है? वित्त आयोग का। तो यहाँ पर वित्त आयोग ने कहा कि देखिए आपके पास जो पैसा आ रहा है, जो डिविजिबल मतलब विभाज्य पूल कर में आता है, उसका 41% आप स्टेट्स को दे दीजिए। जो 14वां वित्त आयोग था उसने कहा था 42%। इस बार भी उन्होंने 42% ही रखा, लेकिन 1% इन्होंने क्या किया, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बनने के बाद उन्होंने 1% उसको अलॉट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस बार कहा कि 41% क्या करिए, राज्यों को दे दीजिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। मई 2021 में बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौते की मंजूरी दिया? पहले तो यहाँ देखिए, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। IR जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सार्क और बिम्स्टेक की आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगी, क्योंकि सार्क क्या है, बहुत ही एकदम सुस्त पड़ा हुआ है और आज के समय में ये बिल्कुल निष्क्रिय है पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि सार्क के जो नेशंस हैं हमारे भारत के पड़ोसी स्टेट सारे हैं, ठीक है। सार्क के नेशंस में पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और चूँकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे हैं, इसलिए सार्क संगठन क्या है, हमेशा से कमज़ोर पड़ा है। अब भारत का ध्यान किसकी ओर शिफ्ट है? बिम्स्टेक की ओर, ठीक है। तो बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ करेंसी स्वैप, अब यहाँ पर एक वर्ड है करेंसी स्वैप, इसमें क्या होता है करेंसी स्वैप में, सपोज़ श्रीलंका है और इधर इंडिया है, इंडिया का जो RBI है और श्रीलंका का जो यहाँ पर श्रीलंकन बैंक ऑफ श्रीलंका है, उसने क्या किया, समझौता किया। क्या समझौता किया कि श्रीलंका ने कहा कि देखिए RBI हमारे पास डॉलर नहीं है, आप हमसे आप श्रीलंका रुपया ले लो और आप हमें डॉलर दे दो, और जब हमें ज़रूरत होगी, हमारे पास डॉलर हो जाएगा तो हम आपको डॉलर दे देंगे और आपसे हम श्रीलंकन रुपया ले लेंगे। यही कहलाता है क्या, करेंसी स्वैप, ठीक है।
तो करेंसी स्वैप किस देश के साथ समझौता किया गया? तो यहाँ पर ध्यान रखना बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, रिलायंस जियो ने किस देश के साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा किया है? तो ये है गूगल के साथ। उस फ़ोन का नाम क्या होगा? जियो फ़ोन नेक्स्ट करके आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर कनेक्टिविटी है, संघाई, लॉस एंजलिस, टोक्यो, दिल्ली। तो ये कौन सा शहर है? संघाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन WTO द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया? तो मतलब पर्यटन की दृष्टि से कौन सा साल सबसे बुरा रहा? तो कौन सा साल हो सकता है? खुद सोचिए। कोविड का जो दौर है 2020। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा पे अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक चुना गया, ठीक है, कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर उनका नाम है भव्या लाल। हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो बहुत ही तरक्की कर रहे हैं, बस हमारे भारतीय नागरिक ही पीछे रह जाते हैं। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता है, पढ़ाई करता है, तो देखिए नासा का कार्यवाहक प्रमुख भी उसे नियुक्त किया जाता है, क्योंकि उनके पास टैलेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, टैलेंटेड होते हैं। लेकिन हमारे देश में उस टैलेंट को पहचाना नहीं जाता, उसकी कद्र नहीं की जाती। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, आप कभी जब आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं IRCTC की वेबसाइट से, IRCTC की वेबसाइट से आप टिकट बुक करेंगे तो आपका टिकट नहीं होगा तत्काल में, ठीक है, ये मैंने भी फील किया। लेकिन वहीं पर मेरे सामने ही एक व्यक्ति है, वो पायरेटेड ऐप चला रहा है, IRCTC का ही पायरेटेड है, वो टेक्निकली क्या है, इससे स्ट्रॉन्ग है वो ऐप, ठीक है, उस फास्ट काम करता है। इसी तरीके से एक व्यक्ति को, एक IIT दिल्ली का व्यक्ति था, उसे पायरेटेड IRCTC ऐप बनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब उसने IRCTC जो सरकार का ऐप है, प्राइवेट कंपनी है IRCTC, ध्यान रखना, इससे ऐप से अच्छा उसने ऐप बनाया था और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। होना क्या चाहिए था? उस IIT दिल्ली के व्यक्ति को हायर करना चाहिए था सरकार को कि चलिए ठीक है, आप हमारे IRCTC के ऐप में जो कमी है उसको दूर करो। लेकिन उस टैलेंट को क्या किया गया? दबा दिया गया। ठीक है, यही चीज़ हमारे देश की एक सबसे बड़ी कमी है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये जो IITians होते हैं वो पढ़ते तो इंडिया में हैं, सरकार का पैसा लगता है, लेकिन दूसरे देश में काम करने चले जाते हैं? इसके पीछे इसी को तो ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, और ब्रेन ड्रेन आपके मेंस का भी टॉपिक है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन हमारे देश की एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर हाल ही में इंजेन्युटी नामक नासा के छोटे हेलीकॉप्टर ने सफल उड़ान भरी? अभी भी ये उड़ान भर ही रहा है इंजेन्युटी। ये किस ग्रह पे है? मंगल। ध्यान रखना, ज़्यादातर जो अभियान है देशों के, वो मंगल ग्रह पे ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि यही एकमात्र ग्रह लग रहा है जहाँ पर जीवन संभव है। अब पृथ्वी को तो बर्बाद कर दिया है, अब दूसरे ग्रहों की बारी है। ये हमारे जो दुनिया के देश हैं वो दूसरे ग्रह को भी ख़राब करने में लगे हैं। नेक्स्ट, प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? देखिए, तो यहाँ पर जो प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए पहला अभयारण्य किस देश में बनेगा? ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ठीक है। नेक्स्ट, वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब BRI समझौते को रद्द कर दिया। इसी को हम वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं, OBOR। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें एक सिल्क रूट है जो स्थल वाला होगा, और दूसरा मैरीटाइम सिल्क रूट है जो कि समुद्र के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस समय चीन और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है वो अपने निम्नतम स्तर पे पहुँच गए हैं। अभी आप देखना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पनडुब्बी को लेकर के भी समझौता हुआ, जिससे फ्रांस नाराज़ हो गया। ठीक है, तो ये एक इस चीज़ को आप न्यूज़पेपर में देखते रहिएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, ड्राइवरलेस कार्स। ठीक है, तो ये है UK।
यूके में ड्राइवरलेस कार सब चल सकती हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ड्राइवर होगा ही नहीं, अगर ड्राइवर होगा ही नहीं तो कार अपने से तो जाएगी नहीं, ठीक है। और कार कहाँ जाएगी अपने से, भाई कोई ना कोई तो उस कार के अंदर होगा। बस यही है कि थोड़ा सा व्यक्ति का एफर्ट कम हो जाएगा, कार कुछ चीज़ों को खुद से मैनेज कर लेगी। और जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, तब वहाँ पर ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। चलिए, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मई 2021 में किस सुंदरी ने जीता। यहाँ पर है मिस यूनिवर्स, अभी 2021 का नहीं आएगा चूँकि आपका एग्ज़ाम 12 दिसंबर डेट है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम की डेट। और ये जो फिर से ये मिस यूनिवर्स का होता है इवेंट, वो लगभग जाएगा 16 दिसंबर के आसपास। तो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है सिर्फ यही पूछा जाए 2020 का, ठीक है। अगर उससे पहले हो जाता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मिस यूनिवर्स 2020 ये किसने जीता, तो इनका नाम क्या है। देखिए, जो मिस वर्ल्ड हैं वो है टोनी एन सिंह है उनका नाम, TONIANN और फिर SINGH, टोनी एन सिंह। ये अमेरिकन जमाइकन है, जमाइका मूल की हैं, लेकिन इनके जो पिता थे वो इंडियन जमाइकन थे, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया है, सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये तो हो गई मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह, और मिस यूनिवर्स का नाम क्या है, तो ये है एंड्रिया मेजा, ये कहाँ की हैं, मैक्सिको की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। किस राष्ट्र के विरुद्ध, श्रीलंका के विरुद्ध, ठीक है। भारत इसमें वोटिंग से वोट ही नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारे रिलेशन जो है वो श्रीलंका के उससे ख़राब हो जाए, क्योंकि अब जो श्रीलंका की सरकार इस समय है वो चाइना के पक्ष में ज़्यादा झुकी हुई है, और श्रीलंका के खिलाफ वोट देने का मतलब था कि हमारा श्रीलंका के साथ रिलेशन और ख़राब होता। नेक्स्ट, 22 मई 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम के अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा, ठीक है। तो किस रोवर को भेजा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था झुरोंग। क्या नाम था, झुरोंग, ठीक है। नेक्स्ट, 17 मार्च 2021 को संशोधित ISA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा देश है, वो इटली, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भारत के एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश को केसर का उत्पादन कौन करता है, तो केसर का उत्पादन आपको पता है हमारे देश में कहाँ पर होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ पर जो करेवा मिट्टी है, ठीक है, करेवा, वहीं पर ये केसर का उत्पादन किया जाता है। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉर्चून के द्वारा मई 2021 में जारी विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये हैं जेसिंडा अर्डन, ठीक है, इनका नाम है जेसिंडा अर्डन, ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में आत्महत्या की दर में वृद्धि के कारण किस देश ने फरवरी 2021 में एकाकीपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया, तो ये कहाँ पर है, जापान में। क्योंकि विकसित देशों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, और कोविड-19 ने तो और भी लोगों की समस्या को बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें घर में अकेले, मान लीजिए कोई दो ही परिवार में केवल 2 ही व्यक्ति हैं, या कोई अकेला ही है और लॉकडाउन कर दिया गया पूरी तरीके से, तो वो इंसान तो अकेले रहते रहते परेशान हो जाएगा ना, मानसिक रोगी बन जाएगा वो। इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुसाइड देखने को मिला, कहाँ पर, जापान में। तो एकाकीपन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया जापान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वह नेपाल के पर्वतारोही जिसने मई 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, उनका नाम क्या है, उनका नाम है कामी रीता शेरपा, ठीक है, कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने मई 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भाग न लेने की घोषणा किया, तो टोक्यो ओलंपिक में कौन नहीं लेगा, उत्तर कोरिया, ठीक है। उत्तर कोरिया तो जानते ही हैं, ये दुनिया से सबसे, दुनिया में होते हुए भी दुनिया में नहीं है। हाल ही में ईरान ने किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया, तो ईरान ने सीमोर्ग नाम से सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए,
तो ये है सीरिया के राष्ट्रपति कौन, बशर अल असद। एक बहुत बड़ा कारण है सीरिया में संघर्ष का ये बशर अल असद। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सुन्नी संप्रदाय के हैं, लेकिन ये जो बशर अल असद हैं ये शिया संप्रदाय के हैं। ठीक है, तो जो सुन्नी कट्टरवादी लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये राष्ट्रपति बने, इसी वजह से इस सरकार के खिलाफ वहाँ पर विद्रोह होता रहता है, जिसमें से एक कारण ये है। आगे चलते हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण जून 2021 में विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य, ठीक है, शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया, तो कौन सा है, ऑकलैंड। न्यूजीलैंड में ये जो ऑकलैंड शहर है ये सबसे रहने योग्य शहर की सूची में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह पर हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, तो यह कीनिया के डॉक्टर पैट्रिक अमोत। क्या नाम है उनका, डॉक्टर पैट्रिक अमोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया, तो ये हैं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को। ठीक है, मालदीव के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट, इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू की जगह जून 2021 में नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो उनका नाम क्या है, नप्ताली बेनेट। ठीक है, नप्ताली बेनेट। अब ध्यान रखना, जो इजराइल है वहाँ पर बहुमत ही किसी को नहीं मिल रहा। ठीक है, हर बार गठबंधन की सरकार बनती है, चुनाव होता जा रहा है। इजराइल में जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी है, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जैसे कि भारत में है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ कि जिस पार्टी को जितने % वोट मिलेगा संसद में उसे उतने ही % सीटें भी मिलेगी। सपोज़ बीजेपी को 35% टोटल वोट मिला फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन लोकसभा में उसकी सीट कितनी है, लोकसभा में उसकी सीट है 300 से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर ये रेशियो थोड़ा सा देखिए समझ में नहीं आ रहा। 35% वोट मिला है लेकिन सीट 300 से ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या कहता है, जैसे इजराइल में अगर यही होता तो अगर 35% वोट मिला है तो 35% ही हमारी टोटल लोकसभा की सीट का 35% सीट किसको मिलता, बीजेपी को। किसी दूसरी पार्टी को 20% वोट मिला तो यहाँ पर लोकसभा की कुल सीट का 20% उस पार्टी को अलॉट होता। ठीक है, ये कहलाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया, तो वन अर्थ वन हेल्थ का नारा किसने दिया, इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन हेल्थ वन अर्थ का नारा दिया था। ठीक है, वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट, 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच में ऐतिहासिक शिखर बैठक अर्थात सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका के द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई, तो ये तो पहले ही है, हिंद महासागर प्रशांत उत्तरीन को मान्यता है। जो सदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर है, उसे अब जाकर के महासागर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा किया, तो ये जो लकड़ी का है उसका नाम क्या है, वीसा उड सैट। क्या नाम है, वीसा उड सैट। उड माने लकड़ी और सैट माने सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग के द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी बनाई जाती है। ठीक है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और हिमालयी राज्य। तो यहाँ पर जो बड़े राज्यों में है वो है कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पर इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है कहाँ पर, देखिए आपको बता देता हूँ। अगर पृथ्वी के एक हिस्से को ऐसे निकाल दिया जाए तो यहाँ पर आपको क्रस्ट मिलेगा, फिर मेंटल मिलेगा और फिर कोर। ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। अब यहाँ पर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ पर मेंटल के बीच में और यहाँ पर कोर के बीच में। ये वाली जो असंबद्धता है वो गुटेनबर्ग, ठीक है, सॉरी कॉनरॉड, ये का से इसको मेंशन कर रहा हूँ, और इसको बोलेंगे मोहो, इसको बोलेंगे रिपेटी, और इसको क्या बोलेंगे गुटेनबर्ग, और इसको क्या बोलेंगे लैहमैन। ठीक है,
ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ पाई जाती है। तो गुटेनबर्ग जो असंबद्धता है तो वो कहाँ मिलेगी, मेंटल और आउटर कोर के बीच में। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए, इस चित्र को। ये हो गया आपका क्रस्ट ऊपर वाला, ये हो गया बीच का मेंटल, और यहाँ पर ये हो गया कोर। कोर अब हम सबको दो दो भाग में बांट देते हैं। ये हो गया अपर मेंटल और लोअर, सॉरी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ये हो गया, अब यहाँ पर देखिए अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और ये हो गया अपर कोर और लोअर कोर। ठीक है, या इसको आउटर कोर और इनर कोर बोलते हैं। अपर और इसको लोअर में नहीं बांटते बल्कि आउटर और इनर में बांटते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाली जो असंबद्धता है वो कॉनरॉड है, और इसके बाद ये जो हर जो लाइन है यहाँ पर देख रहे हैं वो एक असंबद्धता है, ऊपर वाली को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ पर यह हो गया कॉनरॉड, और इसके बाद है मोहो, और इसके बाद है रेपेटी, और इसके बाद है यहाँ पर गुटेनबर्ग। ये है गुटेनबर्ग, देख रहे हैं ना, ये गुटेनबर्ग है, और यहाँ पर क्या है, ये लहमैन है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो असंबद्धता है ये किसके किसके बीच में है, ये ऊपर है मेंटल, और यहाँ पर क्या है, आउटर कोर या बाह्य कोर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न खाड़ियों में से कौन सी सबसे दक्षिण में स्थित है। तो अगर आपके पास एटलस हो तो ज़रा मैच करवाइएगा। खंबात की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी। तो आप देखेंगे कि ये जो अदन की खाड़ी है ये आपको सबसे दक्षिण में देखने को मिलेगी। ठीक है, अदन की खाड़ी। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको मैच करवाना है। देखिए ये चीज़ तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तो इसको हम सीधे आंसर से देख लेते हैं। देवदार जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन आपको काफ़ी ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। यूकेलिप्टस आपको शीतोष्ण सदाबहार वन में मिलेगा। शीतोष्ण का मतलब है कि 30 डिग्री से ऊपर, 30 डिग्री से ऊपर आप जाएंगे तो आपको शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। आबनूस वगैरह ये कहाँ मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय का मतलब है कि 0 से 30 डिग्री के आसपास में ये मिलते हैं। और सदाबहार क्या है, मतलब सदाबहार का मतलब हो गया कि ये 0 से 10 डिग्री के आसपास ही मिलेंगे। सदाबहार वन वे होते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस वन में बारिश खूब होती है, और ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं। क्या यहाँ पर पत्तियाँ नहीं गिरती, तो गिरती हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग पेड़ों की पत्तियाँ गिरती हैं। तो इससे क्या होता है, वो वन हमेशा हरा भरा रहता है। अगर एक ही समय हर पेड़ की पत्ती गिर जाए तब तो लगेगा कि जंगल अरे सूख गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि हर अलग अलग टाइम पे पत्तियाँ गिरती हैं, तो सदाबहार वन उन्हें कहा जाता है। इसके बाद है बीच, ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब जिनकी पत्तियाँ एक समय पर गिर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का जो FRP है उसको मंजूरी कौन देता है। तो देखिए इसकी मंजूरी कौन देता है, ये है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन सिफारिश कौन करता है, तो सिफारिश करता है यहाँ पर CCAP। ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP सिफारिश करता है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये डिसाइड करती है कि MSP को उतना ही रखा जाए जितना CACP ने सिफारिश किया है, या उसको कम ज़्यादा रखा जाए। ठीक है, MSP भी वही करता है, और गन्ने के लिए जो FRP है ये भी वही करता है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा, तो ये है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच एक संगठन है, इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको बताना है रामसर साइट्स के बारे में, और यहाँ मैच करवाना है। तो देख लीजिए, देखिए जो सोमोरिरी है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। दीपोर बिल असम में है। हरिके झील ये तो पंजाब में, और पॉइंट कैलिमर ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। तो देखिए सारे रामसर साइट्स आपको नहीं याद रखने हैं। इस समय हमारे देश में कितने रामसर साइट्स हैं, 46। जो अभी लेटेस्ट में होगा शामिल उसको आपको याद रखना है। जैसे 2021 में 4 रामसर साइट्स को शामिल किया गया, जिसमें से 2 कहाँ के हैं, हरियाणा के, और 2 कहाँ के हैं, गुजरात के। ठीक है, तो जब कोई नया स्थल रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया जाता है तो वो तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कौन सा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग नहीं है, तो आप जानते हैं कि इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, लेकिन सूडान इसका अंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि सूडान तो थोड़ा अंदर पड़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती 4 राष्ट्र हैं जिन्हें अफ्रीका का श्रृंग कहा जाता है। ये जो अफ्रीका का मैप है ना, ऐसे देखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सऊदी अरब वगैरह है, और इधर इंडिया आ जाता है। तो ये जो देश है इनको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी एक सबसे दक्षिण में स्थित है। किशनगंगा, गंगा,
तो गंगा तो आप जानते हैं सबसे उत्तर में ही देखने को यहाँ पर मिलेगी। किशन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, तो इसमें जो पेन गंगा है वो क्या है, सबसे उत्तर में तो यहाँ पर देखेंगे किशन गंगा मिलेगी क्योंकि झेलम की सहायक नदी है। और बाकी यहाँ पर फिर गंगा, फिर वेन गंगा देख सकते हैं, और सबसे लास्ट में कौन सी मिलेगी आपको, पेन गंगा। ठीक है। नेक्स्ट, सैंडविच गर्त और टेलीग्राफिक पठार, इनका जो संबंध है वो किससे है, तो ये आपको देखने को कहाँ मिलता है, ये सारे मिलेंगे अटलांटिक ओशियन में। कहाँ पर मिलेंगे, अटलांटिक ओशियन में। ठीक। नेक्स्ट, थारू जनजाति के बारे में आपको बताना है। इनमें विधवा विवाह प्रथा प्रचलित है, बिल्कुल सही है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा है, बिल्कुल सही है। हिंदू धर्म को मानते हैं, ये भी ठीक है। ये जो थारू जनजाति है ये नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। आप देखेंगे तो यूपी का जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, उत्तराखंड है, ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों में ये थारू जनजाति मिलती है। तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन के द्वारा उड़ा कर लाए गए महीन बालू के कणों के बृहत निक्षेप को क्या कहा जाता है, जो मिट्टी से बने निक्षेप होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लोयस। ठीक है, लोयस मैदान। नेक्स्ट, हिमालय की निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यही उत्तर से दक्षिण क्रम है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट, यहाँ पर सूची है, मैच करवाना है आपको कौन सा एरिया कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, डल्ली राजहरा ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। बादाम पहाड़ी उड़ीसा, बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटका, ये सब लौह अयस्क क्षेत्र है। भंडारा ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जनजाति है और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। थारू तो यूपी में अभी भी हमने देखा, गद्दी हिमाचल, मुंडा ये झारखंड, मुंडा विद्रोह भी आप पढ़ते हैं, और भील उड़ीसा, तो ये भील यहाँ पर उड़ीसा में नहीं मिलती बल्कि ये महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको मैच करवाना है कि बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क और चूना पत्थर, तो ये बताना है। देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कोरापुट कहाँ पर है, कोरापुट उड़ीसा में है। बालाघाट कहाँ पर है, एमपी में है। अर्की ये कहाँ पर है, हिमाचल में। डोनीमलाई ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। अब आपको मैच करवाना है, तो देख लेते हैं। ये जो बॉक्साइट है वो कोरापुट उड़ीसा में। मैग्नीज बालाघाट में तांबा भी वगैरह भी मिलता है। लौह अयस्क अर्की, और डोनीमलाई में चूना पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट, किस खाद्य वनस्पति में अधिकतम प्रोटीन होता है, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन। देखिए अरहर की दाल इसीलिए लोग बहुत खाते हैं कि उसमें प्रोटीन भी होता है, लेकिन सोयाबीन में इस यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सोयाबीन यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, 40 से 45% तक। नेक्स्ट, सामान्य रूप से प्रति चक्रवात में पवन की दिशा क्या होती है, एंटी साइक्लोन। ध्यान रखना, साइक्लोन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में वो एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। अब यही अगर प्रति चक्रवात हो गया तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, पवन की दिशा क्लॉकवाइज, और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य रूप से प्रति चक्रवात में पवन की दिशा होती है क्या, तो उत्तरी गोलार्ध में बाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मिनिका एवं कावरत्ती द्वीप ये कहाँ पर है, तो आपको पता है कि ये जो अमीन द्वीपी है, मिनिका है, कावरत्ती है, इन सबको मिला करके लक्षद्वीप बनाया गया था। तो ये सब कहाँ मिलेगा, और आपको पता है ये भी कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, ये इधर अरब सागर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनको आपको तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो मकर रेखा की बात करें अगर अफ्रीका की, तो अफ्रीका में आप देखेंगे कि नामीबिया, बोत्सवाना और ये जो मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये वो देश है जहाँ से मकर रेखा होकर के गुजरती है, लेकिन अंगोला से होकर के नहीं गुजरती। आगे चलते हैं, टाल मिट्टी का विस्तार बिहार में कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको देखने को मिलेगी बक्सर से ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, बक्सर से पटना के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ऊष्मा के वायुमंडल से धरातली सतह को पुनः वापस करने वाले विकिरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे देखिए पार्थिव ऊष्मा क्या है, जब पृथ्वी एब्जॉर्ब विकिरण को पुनः ये क्या करती है, विकिरित करती है, तो यहाँ पर जो वायुमंडलीय सतह है, ठीक है, वायुमंडल है,
उससे टकरा के जो वापस आती है उष्मा, उसे क्या बोला जाता है? इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इसे क्या बोलेंगे? प्रतिलोम विकिरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मैंग्रोव श्रेणी के अंतर्गत आने वाला पौधा कौन है जिसमें बहुत अधिक खारे पानी को सहन करने की क्षमता होती है? तो खारे पानी को, जो लाल मैंग्रोव होता है वो ज़्यादातर देखेंगे तो खारे पानी में ही होता है, इसमें खारे पानी को सहने की काफ़ी क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक में प्रजाति विविधता अत्यधिक पाई जाती है? कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी? तो आपको ये मिलेगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इसीलिए यहाँ पर लकड़ी काटना बहुत मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, इतने घने जंगल होते हैं। जैसे आप अफ्रीका का अमेजन देखिए, कांगो बेसिन वाले जंगल देखिए, ठीक है, ये बहुत सारे घने जंगल हैं, इन्हीं को यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो एग्रीकल्चर का हिस्सा कितना है? लगभग 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं स्पर्श करती? तो आपको पता है यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये तो स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री नहीं लगती। अगर और भी देखें तो नेपाल से बिहार की बाउंड्री कितने ज़िले टच करते हैं? तो बिहार के 7 ज़िले हैं। वेस्ट बंगाल के 3 ज़िले कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये वेस्ट बंगाल से लगते हैं। झारखंड से 9 ज़िले हैं बिहार के जो टच करते हैं, और यूपी से कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले जो यूपी से टच करते हैं बिहार के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है निम्न नदियों के तट पर स्थित शहरों को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर बता दूँ आपको कि ये सारे जो ऑप्शन हैं वो मैच कर रहे हैं कि दरभंगा, बागमती, छपरा आप देखेंगे सरयू नदी किनारे, भागलपुर गंगा, और समस्तीपुर बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये करेक्ट है ऑप्शन। निम्न नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर के पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? तो अगर यहाँ पर जो बताया गया है मैप, अगर आप देखेंगे बिहार का, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो यह किशनगंज और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, तो इसके बीच में जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? तो आपको पता है कि ये जो रेंज हिमालय है, हिमालय के तराई एरिया इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मिट्टी देखने को मिलेगी वो कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? वो है तराई मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो ये है गौरैया। दिल्ली में भी शायद ये गौरैया ही है दिल्ली का राजकीय पक्षी। ठीक है। और यहाँ पर राजकीय पुष्प की बात करें बिहार के तो वो गेंदा है, राजकीय पशु क्या है? बैल है, और राजकीय वृक्ष क्या है? वो पीपल है। ठीक है। और ये ऐसा जो राजकीय घोषित किया जाता है किसी भी वस्तु को या पक्षी को, उसका उद्देश्य ये होता है कि उसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। आज गौरैया क्या हो रही, गांव से भी गायब हो रही है धीरे धीरे। जो छोटी सी चिड़िया होती है आपने देखा हो, घरों में भी वो घोंसला बना लेती है। ठीक है, उसी को गौरैया कहते हैं। आगे चलते, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा? नल्लामलई, शिमला और स्पीति, चित्रदुर्ग और शिमोगा। बिल्कुल सही। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इसमें खनिज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और स्पेशली कर्नाटका में ये देखने को मिलती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना भारत की किस नदी पर है? तो आप जानते हैं हीराकुंड ये महानदी पर है, और ये किस राज्य में है? उड़ीसा में। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, तो ये हीराकुंड कहाँ पर है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा में महानदी पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, 4801 मीटर लंबा और 61 मीटर ऊंचा, जो विश्व का सबसे लंबा डैम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? उसका नाम है माउंट एरबुस। ठीक है। और ये जो माउंट पोपा है ये कहाँ पर है? म्यांमार में है। देमबंद कहाँ पर है? सॉरी, यहाँ पर किलिमंजारो। देखिए, जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 प्रकार के स्पेशली होते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें समय समय पर उनमें से सक्रियता उसमें देखने को मिलती है, उससे राख वगैरह मतलब निकलते रहते हैं। इसके बाद आता है सुसुप्त। सुसुप्त का मतलब अभी ये सो रहे हैं लेकिन कब जाग जाएंगे पता नहीं है। ठीक है। और एक होता है मृत। मृत का मतलब हो गया कि अब जो ज्वालामुखी है, ज्वाला का मुख है, उसमें झील बन गया है, पानी भर गया है, अब इसके वापस सक्रिय होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? मृत ज्वालामुखी। ये है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा मिलते कहाँ पर हैं? तो ये आप प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ेंगे तो जो अभिसारी प्लेट किनारा होता है वहाँ पर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभिसारी प्लेट किनारे में जहाँ पर 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, और टकराने के बाद जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो प्लेट क्या करती है? सबडक्ट करती है। जब वो नीचे जाती है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो पिघलती है, और यहाँ पर इसका ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? तो आलू में ब्लैक हार्ट का जो रोग है वो है ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब आलू में ये डिजीज़ होती है। ये एक एबायोटिक रोग है क्योंकि ऑक्सीजन तो जैविक होता नहीं, ऑक्सीजन अजैविक है। तो ये जो ब्लैक हार्ट रोग है ये एक अजैविक रोग है। जब भंडारण आलू का किया जाता है और उस समय ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट, इक्विनोक्स की घटना कब होती है? इक्विनोक्स क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्विनोक्स होता है जब सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। तो कौन से 2 दिन हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। सूर्य इस समय एग्जैक्ट विषुवत रेखा पे होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो जोग है सारावती नदी पर। ठीक है, कर्नाटक में, आप जानते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रवालों से निर्मित है? तो प्रवाल से कौन सा निर्मित है? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार जो है वो ज्वालामुखी द्वीप है, और जबकि जो लक्षद्वीप है वो है प्रवाल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियाँ भारतीय किस राज्य में है? MP, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो ये तो गलत हो गया। अरावली जो है वो गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के वो हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। दिल्ली में जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, जहां पर आज मंत्रालय है, संसद है, वो अरावली रिज पर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, आज ये अवशिष्ट पर्वत है क्योंकि अब ये पूरी तरीके से अपर्दन की शक्तियों ने क्या किया, इसको काट छाँट करके एकदम मैदान की तरह बना दिया। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? ये वाला प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, जो मुख्य भूमि है ये इससे ऊपर की प्रायद्वीपीय भारत ये है, यहाँ से शुरू होता है। मतलब जो भाग सागर से आप देखेंगे मिला हुआ है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पर जो नदी सबसे लंबी है वो कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट, कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा नहीं है। हम्बोल्ट ठंडी है, कनारी भी ठंडी है। कनारी कहाँ मिलेगी आपको? जब ये अफ्रीका यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक कनारी द्वीप है, यहीं पर मिलेगी। ठीक है, अगुलहास और लेब्राडोर भी आप जानते हैं ठंडी है। लेब्राडोर कहाँ मिलेगी? जो अमेरिका का मैप अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के मैप में यहाँ पर ग्रीनलैंड द्वीप है और यहीं पर देखने को मिलेगी आपको लेब्राडोर। ठीक है, तो जो अगुलहास है वो क्या है? ठंडी जलधारा नहीं है। केबुल लामजाओ जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? तो आप जानते हैं ये कहाँ पर है? मणिपुर में, केबुल लामजाओ। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी देखिए, यहाँ पर आपको मैं पूरी बात बताऊँ। जो भारत की तटरेखा की लंबाई है वो टोटल कितनी है? 75 से 16.6 किलोमीटर। यहाँ पर ये जो 75 से 16 किलोमीटर है, इसमें भारत की मुख्य भूमि ये है, मुख्य भूमि, और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है और यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, दोनों को मिला करके ये 75 से 16.6 किलोमीटर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका। यहाँ पर जो निहारिका है ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा इसे नहीं माना जाता, बाकी ग्रहों को, उपग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों, इनको माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? ठीक है, एक्टिव। तो ये जो किलायु है, इसमें से जो मैग्मा है वो बहुत ही ज़्यादा निकलता है। तो मात्रा के आधार पे सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाता है? किलायु। माउंट पोपा कहाँ पर है? ये म्यांमार में। एकांकागुआ तो जानते हैं अर्जेंटीना में है। माउंट मेयान ये फिलीपींस में है। ठीक है, और किलायु कहाँ पर है? ये हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, जिस पर अभी अमेरिका का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट 81, आउटर कोर और आंतरिक कोर के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? अभी अभी हमने देखा था। अब यहाँ पर सबसे लास्ट वाला पूछा है कि जो आउटर कोर है और इनर कोर, ये अगर ये कोर हो गया, यहाँ पर ये आउटर कोर हो गया और ये इनर कोर, यहाँ पर जो असंबद्धता है ये वाली, इसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे? लय मेन असंबद्धता। ठीक है, लय मेन असंबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की भूआकृति कैसी है? तो बिहार का अगर आप मैप देखेंगे तो कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर इसकी जो आप आकृति है वो समझ सकते हैं कैसी आकृति है। तो ये है लगभग आयताकार। आयताकार दिख रही है ना? आयताकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। तो पश्चिम बंगाल और नेपाल, पश्चिम बंगाल आपको पता है कि ये जो बिहार का मैप है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल इधर साइड में है, और तो कौन सा जिला हो सकता है? वो किशनगंज ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट,
चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील एक लैगून झील है, ठीक है, लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु और केरल को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो कहाँ पर है? वो है नीलगिरी के दक्षिण में। नीलगिरी जो पहाड़ी है उसके दक्षिण में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर कौन सा डैम है? वो है अलमट्टी डैम, ठीक है। जो भाखड़ा नांगल है ये तो पता है, ये सतलज नदी पे है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। और यहाँ पर सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पे है। बाण सागर ये सोन नदी पे देखने को मिलेगी आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्रादेशिक समुद्रिक सीमा या क्षेत्रीय सागर टेरिटोरियल सी बेस लाइन से कितने समुद्री मील तक है? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी देश का तट है, ये मान लीजिए भारत का ही तट है, ये एकदम से सपाट तो है नहीं, काफ़ी कटा छटा हुआ है, ठीक है। इधर वाला तो काफ़ी ज़्यादा है ऐसे। ये बेस लाइन क्या होती है? तो इसको जो भारत के निकले हुए हिस्से हैं ना, इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दी जाती है, इसे कहा जाता है बेस लाइन, ठीक है। अब यहाँ से 12 समुद्री मील तक क्या है? हमारा क्षेत्रीय सागर है, ठीक है। 12 समुद्री मील तक हमारा क्षेत्रीय सागर है। इसके बाद अगले 12 समुद्री मील तक हमारा कंटिग्यूअस जोन है, और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक हमारा EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान और तीसरी तरफ चाइना के साथ भारतीय सीमा बनाता है? देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब क्या हो गया? अब देखेंगे आप तो ये हो गया लद्दाख, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर का मैप देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से हो गया, ये पूरा लद्दाख हो गया और ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो अब यहाँ पर ये जो हिस्सा अफ़गानिस्तान से यहाँ पर लगता है और ये पूरा पाकिस्तान से लगता है, तो ये कौन सा अब यूनियन टेरिटरी हो गया? लद्दाख। पहले यही हुआ करता था जम्मू कश्मीर, हालांकि ये तो POK है, इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव अवस्थित है कहाँ पर? हिंद महासागर में, अरब सागर में, अटलांटिक में, प्रशांत में? तो आप बहुत ही आसान है, ये है अरब सागर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भूआकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? उत्तर पश्चिमी भाग, तो बिहार का मैप अगर आपको देखें तो उत्तर पश्चिमी की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका उत्तर पश्चिमी। तो यहाँ पर आपको कौन सी पहाड़ी इधर देखने को मिलेगी? वो है सोमेश्वर पहाड़ी। कौन सी? सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कोयना जल विद्युत परियोजना, कल्पक्कम परमाणु शक्ति, कोलकाता भूताप, ये गलत हो गया, भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये कोलकाता नहीं है। यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो बहुत ही आसान आंसर है, इसका आंसर हरियाणा। नेक्स्ट, उप सौर की घटना कब होती है? उप माने क्या होता है? पास, सौर माने सूर्य के। तो यहाँ पर जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसे क्या कहा जाता है? उप सौर, या पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। देखिए, जो पृथ्वी है और ये सूर्य, तो जो चक्कर पृथ्वी लगाती है सूर्य का, ये है दीर्घवृत्ताकार पथ, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है, और एक ऐसा टाइम होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होगी। तो इसे कहा जाता है उपसौर, और इसे क्या कहा जाता है? अपसौर। तो जो जनवरी में घटना होती है 3 जनवरी को, इसे क्या कहा जाता है? उपसौर। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में निम्नतम दूरी होती है, ठीक है। तो ये घटना कब होती है? 3 जनवरी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? जो क्रस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिका, फिर है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद आयरन है, और फिर सोडियम, ठीक, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं किससे? जो काष्ठ स्थलाकृतियाँ हैं वो भूमिगत जल से निर्मित होती हैं। जैसे अभी पवन के द्वारा आपने लोयस मैदान पढ़ा था, इसी तरीके से भूमिगत जल जो होता है उससे काष्ठ स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नदियाँ अपर्दन
प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो किस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है। आधार तल का मतलब क्या होता है कि उसके बाद वो और ज़्यादा अपर्दन नहीं कर पाती हैं, बेस अपने आधार को प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसके बाद किस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है, उसके बाद होता है समप्राय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलें किस प्रकार की झीलें हैं। तो ये जो सारी झीलें हैं वो हिमानी झील हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडी भी बहुत पड़ती है। ठीक है, हिमानी झील इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित प्रवण क्षेत्र कौन सा है। तो मैंने बताया था आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में मिलता है। और रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, ये जो पूरा प्रशांत महासागर का तटीय एरिया है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका यहाँ पर मिलेगा, उत्तरी अमेरिका, फिर इधर आएंगे आप तो रसिया वगैरह, फिर जापान, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो रिंग ऑफ फायर है इसे यही पर वो एरिया है और ये पूरा प्लेट टेक्टोनिक्स में अभिसारी प्लेट किनारा है। ठीक है, अभिसारी प्लेट किनारा है, तो इसे परिप्रशांत महासागरीय मेखला भी बोलते हैं। परिप्रशांत, परि माने चारों ओर, प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर के चारों ओर जो महासागरीय पेटी है यही है सर्वाधिक ज्वालामुखी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, उधर जापान में, ठीक है, ढेर सारे ज्वालामुखी मिलेंगे। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है। तो सिल्क आप जानते हैं बिहार में भागलपुर में होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर, डेसिबल, पीएच पैमाना, केल्विन। तो आप जानते हैं ये रिक्टर पैमाना होता है। रिक्टर और यहाँ पर मर्केली 2 पैमाने हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्टर, जिसमें तीव्रता 0 से 9 तक होता है। और हर जो अगली इकाई है वो पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्र होती है। और एक मर्केली जो पैमाना है वो एक अनुभवजन्य पैमाना है। ठीक है, भूकंप आने के बाद वहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो जाके देखते हैं और कितना नुकसान हुआ है उस आधार पे भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है। तो पूर्वी भाग में सबसे देखेंगे तो वो है कटिहार। यहाँ पर जो जब ईस्टर्न वाली बाउंड्री देखेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है, तो ये क्या है, कटिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे कौन उष्ण महासागरीय धारा है, मतलब गर्म। ठीक है, गर्म जलधारा कौन सी है। तो गल्फ स्ट्रीम आप देख रहे हैं, गल्फ स्ट्रीम जो अमेरिका के ये मेक्सिको की खाड़ी है यहाँ देखेंगे। ठीक है, इधर से यहीं से होकर निकलती है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है क्योंकि यूरोप को ये जमने नहीं देती है, उधर जो इंग्लैंड वाले इलाके हैं। नेक्स्ट, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार की चट्टानों में मिलेंगे, आग्नेय, अवसादी, ये मिलेंगे अवसादी चट्टानों में, क्योंकि आग्नेय चट्टानें क्या है, ये मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं। तो मैग्मा के टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि उसमें कोई भी जीव का अवशेष मिलता ही नहीं है। ठीक है, जो अवसादी चट्टानें होती हैं परतदार चट्टानें होती हैं, तो इसी में देखने को आपको मिलेगा सारे अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में तांबा उत्पादन का सबसे अग्रणी देश कौन सा है। तो ये है चिली। यहाँ पर जो अटाकामा डेजर्ट है वहीं पर चुक्की कमाटा है चिली में। ठीक है, वहाँ पर तांबा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग और लिम्बर ये जो खनन उद्योग है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जो है यहाँ पर सोना भी होता है और हीरा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होगा, ई। ठीक है, क्योंकि ये सोने और हीरे दोनों के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग को तो स्वर्ण नगर भी कहा जाता है और जो किम्बरले है वहाँ पर डायमंड, हीरा, इसे हीरा सिटी भी, डायमंड सिटी भी बोला जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ध्यान से देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा दिन है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, हमारे देश में छोटा दिन कब शुरू होता है, ठंडियों में आप देखते हैं ना कि दिन क्या हो रहा है, छोटा दिन पता ही नहीं चलता कब गायब हो गया। तो हमारे देश में जब यहाँ पर सूर्य क्या होगा, सूर्य इधर दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठीक है, तभी तो दक्षिण में क्या होगा, दिन बड़ा होगा। तो ये घटना हमें कब देखने को मिलती है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हमारे देश में जो नॉर्थ गोलार्ध है, ये बोलिए कि उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पर दिन जो है आपको सबसे छोटा देखने को मिलेगा। और जबकि उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय सूर्य कहाँ पर है, वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
जो 22 दिसंबर है दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होती है। इस समय सूर्य कहाँ पर, मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। अब इसके बाद सूर्य क्या होगा, उत्तरायण होगा। उत्तरायण का मतलब अब उत्तर की दिशा की ओर चलेगा, ठीक है। दक्षिणायन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद उत्तरायण होना शुरू होगा और ठंडी जो है धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा जब सूर्य क्या होगा, यहाँ पर 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री के बाद और उत्तरायण होता जाएगा, फिर वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा। तो सूर्य जो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, सूर्य की जो गति है, ठीक है, वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही वो यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ट्रांस महाद्वीपीय। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि इसमें वो रेल मार्ग नहीं है जो सबसे लंबा है, उसका नाम क्या है, सेंट पीटर्स बर्ग से, जो आप देखेंगे कि यहाँ पर जिसकी शुरुआत होती है व्लादिवोस्टॉक तक, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है रसिया में। तो ये है सबसे लंबा मार्ग। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा यहाँ पर तट लिखा है, बंदरगाह की बात हो रही। कांडला, तूतीकोरिन, मर्मागोवा, कोच्चि। तो आप जानते हैं ये कांडला गुजरात में है तो पश्चिमी तट पे ही है, मर्मागोवा ये गोवा, कोच्चि केरल में, तूतीकोरिन यहाँ पर ये पश्चिमी तट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो तूतीकोरिन है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु, और ये है पूर्वी तट पे। पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? पंजाब हिमालय आपको सिंधु और सतलज नदियों के बीच में देखने को मिलता है, सिंधु और सतलज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब हिमालय, इसको हम हिमालय को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के, ये 4 भाग में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में तो नीति दर्रा है, क्योंकि काराकोरम तो आपको लद्दाख में मिलेगा, अब नाथुला सिक्किम में, और तूजू कहाँ मिलेगा? तूजू देखेंगे तो आप इधर आपको मिलेगा ये मणिपुर में, ठीक है, तूजू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? रबी की नहीं है मतलब रबी की फसल क्या होती है, जब गेहूं वगैरह बोया जाता है तब का है। तो गेहूं के साथ आप देखेंगे वहाँ पर खेतों में चना भी देखने को मिलता है, मसूर भी, लेकिन बाजरा जो है, बाजरा तो इस समय जब धान वगैरह लगता है तब आपको बाजरा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाजरा है वो रबी की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित है? तो ये है CO2। CO2 आपको मंगल ग्रह के में ज़्यादा देखने को मिलेगी, 95% गैस वहाँ पर CO2 है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत का खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है, क्योंकि यहीं पर तो देखेंगे कोयला, लोहा, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो एरिया, उड़ीसा का, ये सब छोटा नागपुर के ही पठार तो हैं, ठीक है, यहाँ पर खनिज ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस राज्य का कोयला का संचित भंडार सबसे ज़्यादा है? कहाँ पर भंडार सबसे ज़्यादा है? तो कोयला का सबसे ज़्यादा संचित भंडार कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है और फिर असम में, जब असम में इंटर करती है तब इसका नाम जाकर के क्या होता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। और ये वो नदी है जिसे, ये पुल्लिंग है ब्रह्मपुत्र। बाकी जो हमारे देश में नदियाँ जैसे गंगा है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन ब्रह्मपुत्र क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, सतत विकास का आधार कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उससे संसाधनों से कमी फील ना होने पाए। ये नहीं कि पानी हम आज इतना इस्तेमाल कर लें कि हमारी आने वाली जनरेशन को पानी मिले ही नहीं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जिसमें कहा जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी होता है। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली, ठीक है, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अब ये एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्री कैम्ब्रियन युग की है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है? तो अब हालांकि अब नहीं मनाते हैं, क्योंकि इसको मैंने सर्च किया तो देखा, ठीक है, थारू जो जनजाति है वो पहले मनाया करती थी। नेक्स्ट, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये देखने को आपको मिलेगी पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय।
ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है और यहीं पर आपको सदाबहार वन भी देखने को मिलेंगे। 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाती है। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है वो किस देश के साथ लगती है? तो आपको पता है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा हमारी लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है कौन सी? आल्प्स, हिमालय, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर आल्प्स ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एंडीज़, रॉकी, तो एंडीज साउथ अमेरिका, रॉकी उत्तरी अमेरिका, आल्प्स जो है यूरोप में, ये स्विट्जरलैंड वगैरह के पास। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन पाई जाती है। नील, नील तो देखने को आपको मिलेगी अफ्रीका में। मिसिसिपी ये अमेरिका में है और गंगा भारत में। ठीक है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है भारत को, तो भारत को सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ से मिलती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि केरल में एंट्री करता है 1 जून के आसपास। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो आपको पता है काराकोरम जो दर्रा है वो सबसे ऊंचा है लद्दाख में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ब्लॉक माउंटेन है? तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो है सतपुड़ा। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? जैसे देखिए, भ्रंश के कारण क्या होता है, जब जो आसपास के हिस्से होते हैं वो नीचे धंस जाते हैं और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उठा रहता है, या किसी भी कारण से ऊपर उठ गया तो क्या कहलाता है? ब्लॉक माउंटेन, या इसी को हॉर्स पर्वत भी कहते हैं, होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तुलबुल परियोजना झेलम, पोंग व्यास, उरी झेलम, और इसके बाद यहाँ जो आंसर है वो है थीम परियोजना चिनाब नदी। तो ये जो थीम परियोजना ये चिनाब पे नहीं है। नेक्स्ट, भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, ये सतलज नदी पे है। नेक्स्ट, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेटराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ आपको देखने को मिलेगा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहीं पर लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो सह्याद्री, जिसको हम पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ी, असम, ये वो एरिया है जहाँ पर वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहीं पर लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को किस राज्य में चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है? मानसून से पहले जो वर्षा होती है, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम कहाँ पर इसे बोला जाता है? कर्नाटका में। ठीक है, सागवन, साल, शीशम, चंदन, ये सब किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो ये देखेंगे तो आप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में भी मिलेंगे। हालांकि जब ऐसे वृक्ष पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो शीशम, साल, चंदन, ये सब पर्णपाती वन है जहाँ पर पत्तियाँ जो है एक समय में गिर जाती हैं। विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक देश कौन सा है? थोरियम क्या है? इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं यूरेनियम के जगह पर। थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में मिलेगा, जैसे केरल है, उड़ीसा है, जो तटीय राज्य हैं वहाँ पर जो बालू होती है मोनाजाइट, ठीक है, उसी में थोरियम देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई निम्न में से किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? तो वो है यूपी में। निम्न में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती? सेंटनलीज, ओजे, जारवा, लुसाई। लुसाई ये नहीं मिलती, ये मिलती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? पहले क्या होता था, धार्मिक आधार पर डिफाइन किया जाता था कि सूर्य क्या करती है, पृथ्वी का परिक्रमा करती है। तो कोपरनिकस ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है, सूर्य के सभी जो सूर्य है उसका चक्कर लगाते हैं बाकी ग्रह। ठीक है, जो ग्रह हैं वो सब चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, किस नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन पाया जाता है? तो आप जानते हैं कोसी नदी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये अपना रास्ता चेंज करती है। किसी स्थान का मानक समय कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है किससे? देशांतर रेखा से। जैसे आज है 82.5 डिग्री हमारे देश का, तो ये एक देशांतर रेखा ही तो है। देशांतर रेखा कैसी होती है? ये दोनों ध्रुवों को ये जोड़ती है। ठीक है, कितनी संख्या इनकी होती है? 360, क्योंकि एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बन सकता है? 360 का। चलिए आगे चलते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और बाह्य भाग में लावा से होता है। ध्यान से देखिएगा, आग्नेय चट्टान आंतरिक भाग में मैग्मा और बाह्य भाग में लावा से होता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो मैग्मा होता है, ध्यान रखना, जो भी समझिए कि चट्टान के पिघलने से
पदार्थ बनता है उसे मैग्मा कहा जाता है। जब तक वो पृथ्वी के भीतर होता है वो मैग्मा है, जैसे ही बाहर आता है उसे हम लावा बोलते हैं। ये रवेदार होती है, बिल्कुल सही है। इसमें परत पाई जाती है, गलत है। ये परतदार नहीं होती, परतदार अवसादी चट्टान होती है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। और आग्नेय में, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि कोई जीवाश्म बचेगा ही नहीं। ठीक है, कौन सा असत्य है? चलिए देख लेते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और इसके बाद इस समताप मंडल में ही क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। और फिर यहाँ पर मध्य मंडल, फिर आउटर लेयर पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। समस्त मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं, बिल्कुल सही। समताप मंडल मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, बिल्कुल ठीक है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, ये भी सही है। तो कोई भी यहाँ पर ऑप्शन तो गलत नहीं है। ठीक है, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, सुपीरियर झील मैच करवाना है आपको, कौन सा सुमेलित नहीं है। सुपीरियर झील आप देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। यहाँ पर 5 झीलें हैं, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर। ठीक है, और बैकाल झील इटली नहीं, बैकाल झील तो यहाँ पर रूस में देखने को मिलती है ना, इटली में तो है नहीं। विक्टोरिया केन्या, युगांडा, तंजानिया, ये सही है। अरल सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये दोनों के बीच में देखने को मिलेगा अरल सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग कौन सी होती है? तो यहाँ पर जो एल होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, एल तरंग, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स, इसको हम टर्शियरी वेव्स भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी मतलब फॉल्ट ट्रफ से होकर के बहती है? तो यहाँ पर नदी भ्रंश द्रोणी से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर जानते हैं आप, जो ब्लैक सॉयल है, काली मिट्टी है, इसे कहा जाता है। और ब्लैक सॉयल कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये जो आपका दक्कन पठार, मतलब ये महाराष्ट्र, इधर थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा, और इधर एमपी का, कर्नाटका का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। सबसे ज़्यादा हिस्सा जो देखने को मिलेगा काली मिट्टी का वो मिलेगा महाराष्ट्र में। और इसमें कपास की खेती की जाती है। इसको हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चिपचिपी मिट्टी होती है। पानी पड़ेगा एकदम चिपचिपी हो गई, सूख गई, अगर पानी जैसे ही ख़त्म होता है सूख जाती है तो एकदम से फट जाती है। ठीक है, और इसमें कपास की खेती अच्छे से की जाती है। वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पर बुध ग्रह का कोई उपग्रह यहाँ पर नहीं मिलेगा। विश्व की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो ये ज़्यादातर वर्षा जो होती है संवहनी होती है। देखिए संवहनी वर्षा कहाँ पर? ज़्यादातर आपको ये भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिलेगी, 0 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास। यहाँ पर क्या होता है? सूर्य लंबवत होता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है यहाँ पर वाष्पीकरण होगा, वायु का ऊर्ध्वाधर उत्थान होता है। उत्थान के बाद यहाँ पर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है और बारिश हो जाती है। दोपहर के बाद डेली 3 से 4 बजे के बीच यहाँ पर डेली बारिश होती है। ठीक है, तो संवहनी वर्षा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब 30 डिग्री, 23.5 डिग्री के ऊपर आप देखेंगे, 23.5 से 66 या 66 के आसपास तक आपको शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है वो देखने को मिलेंगे। सामान्यतः इनको हम शीत मरुस्थल भी कहते हैं। जो अरब है ये तो उष्ण कटिबंधीय है, अटाकामा ये भी उष्ण है, पेटागोनिया उष्ण है, यहाँ पर देखिए पेटागोनिया। जब आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, पेटागोनिया, और यहाँ पर मिलेगा अटाकामा। ठीक है, तो यहाँ पर, और गोबी डेजर्ट ये तो उष्ण कटिबंधीय है। तो पेटागोनिया डेजर्ट क्या है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया 150 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और शेयर करना बिल्कुल मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।